Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel and start करेंगे अपना आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड पर क्विज बेस्ड क्वेश्चंस को। तो आज भी एज यूजली हम लोग टॉप 10 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल क्वेश्चंस आपके लिए प्रूफ होंगे। तो वीडियो को विदाउट स्किप के लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मिस ना हो। तो गाइज़, हम अपने यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड की श्रृंखला में लगभग 100 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो सिंगल यूनिट से आपके 100 क्वेश्चंस हो जाएंगे। अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे से स्टडी किया तो आपका रिसर्च एप्टीट्यूड ऑलमोस्ट जो है वो इन क्वेश्चंस के थ्रू कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग एनीथिंग सो यू कैन आस्क इन दी कमेंट सेक्शन। जैसे कि हमारे पास कमेंट आया था कि टीचिंग एप्टीट्यूड के सारे नोट्स जो हैं वो कवर नहीं हो, मतलब सारे टॉपिक्स कवर नहीं हुए, टॉपिक्स रह गए। तो देखिए, अगर हम एक पर्टिकुलर यूनिट से सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे तो आपके एग्ज़ाम तक जो है वो सिर्फ हम टॉपिक ही कवर कर पाएंगे और हमारा प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम ये कोशिश करते हैं कि क्वेश्चंस के थ्रू जो है वो आपका सिलेबस का जो है वो कवर कराएं। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम लोग नोट्स भी सारे स्टडी कर लेते हैं फिर भी क्या होता है कि हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने में जो है वो एबल नहीं हो पाते, क्वेश्चंस सॉल्व करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रह जाती है। इस वजह से हमारा फोकस रहता है कि जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस के थ्रू हम आपका सिलेबस कंप्लीट करें। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि जब हमने एक सिंगल यूनिट से 100 क्वेश्चन कवर किए तो आप ऑल एस्पेक्ट से जो है वो हमने यहाँ पर क्वेश्चन लेते हैं आपके सिलेबस के, तो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, बाकी अगर आप फिर भी आपको कोई भी टॉपिक जो है वो लग रहा है कि हाँ उसको हमें सेपरेटली बताना चाहिए तो आप हमें इस कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उस टॉपिक को जो है वो आपको सेपरेटली एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। बट उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि जब भी न्यू वीडियो हम अपलोड करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 के साथ स्टार्ट करेंगे। तो सेशन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पर बोला है, यहाँ पर आपको देखिए 4 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और आपसे पूछा है कि इन स्टेटमेंट्स में कौन सी स्टेटमेंट सही है अगर हम किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की रिलायबिलिटी और उसकी वैलिडिटी की बात करें। तो देखिए, यहाँ पर बोला है कि जो रिलायबल टेस्ट होता है वो भी वैलिड होता है। वैलिडिटी डज नॉट इंश्योर रिलायबिलिटी, वैलिडिटी रिलायबिलिटी को इंश्योर नहीं करती। वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी आर नॉट रिलेटेड, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। तो ये वाली बात तो बिल्कुल गलत है। कैसे नहीं है भैया? वैलिडिटी और रिलायबिलिटी यानी वैधता और विश्वसनीयता, तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड क्यों नहीं है? अगर परीक्षण आपका वैध होगा तभी तो वो विश्वसनीय होगा, तो ये तो इंटर रिलेटेड है, तो इसलिए ये वाला तो ऑप्शन आपका बिल्कुल कट जाएगा। दूसरा है, वैलिड टेस्ट मस्ट बी रिलायबल, वैलिड टेस्ट रिलायबल हो सकता है और आपसे पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है। तो देखिए, रिलायबल टेस्ट इज ऑल्सो वैलिड। अब देखिए, कोई भी विश्वसनीय परीक्षण है वो वैध होगा या नहीं होगा ये कोई गारंटी नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी अगर हमारा परीक्षण विश्वसनीय है तो वो वैध होगा ही होगा। ठीक है, विश्वसनीय का मतलब तो ये है ना कि हम बार बार सेम प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हैं और रिजल्ट सेम आ रहा है, लेकिन अब हम जो प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हैं या जो रिजल्ट आ रहा है वो हमें जो टेस्ट करना है वो उसी का है, ये तो हम नहीं कह सकते ना। तो इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि रिलायबल टेस्ट इज ऑल्सो वैलिड, ये ऑप्शन भी गलत है। दूसरा, वैलिडिटी डज नॉट इंश्योर रिलायबिलिटी, तो ये वाली बात भी गलत है। भैया, वैधता विश्वसनीयता को कैसे नहीं इंश्योर करेगी? मैंने बोला ना कि अगर परीक्षण वैध है, जब वो वैध है, वो जिसका भी परीक्षण आपको करना है उसी का परीक्षण हो रहा है, वैधता है, तो विश्वसनीयता बिल्कुल होगी, वैधता के साथ विश्वसनीयता होगी। इसीलिए ये ऑप्शन भी गलत है और इसीलिए ये ऑप्शन गलत है क्योंकि यहाँ पर भी बोला है कि वैलिडिटी और रिलायबिलिटी रिलेटेड नहीं है, बल्कि ऐसा है अगर रिलायबल है तो हम नहीं कह सकते कि वो वैलिड होगा, बट अगर वो टेस्ट हमारा वैलिड है तो वो रिलायबल होगा।
इसलिए ये तीनों स्टेटमेंट्स गलत हो गए। हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो ये आएगा कि जो वैलिड टेस्ट है, जो वैध टेस्ट है, वो रिलायबल हो सकता है। ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। नहीं तो हम ये कह सकते हैं कि होगा ही हम, या नहीं होगा, हम ये कहेंगे हो सकता है। ठीक है, तो वैलिड टेस्ट, जो वैध परीक्षण है, वो विश्वसनीय हो सकता है। क्लियर? आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन, हिंदी में देखेंगे इसको। मापक यंत्र की विश्वसनीयता और वैधता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो विश्वसनीय परीक्षण भी मान्य है। तो परीक्षण तो विश्वसनीय है, पर वो मान्य है या नहीं, इसकी गारंटी हम नहीं दे सकते। ठीक है, जैसा कि अभी हमने बताया था। दूसरा है वैधता विश्वसनीयता सुनिश्चित नहीं करती है। तो ऐसा नहीं है भैया, हमने तो भी देखा कि भैया कनेक्टेड होते हैं, तो ये सुनिश्चित ही नहीं करती कि बात गलत है। और वैधता और विश्वसनीयता संबंधित नहीं है, तो बिल्कुल ये एक से संबंधित हैं, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। हम ये कहेंगे कि जो वैध परीक्षण है वो विश्वसनीय होना चाहिए या फिर विश्वसनीय हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट, When the finding of an experimental research, जब भी किसी भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की जो फाइंडिंग्स है उनको जनरलाइज किया जाए टू टारगेट पॉपुलेशन, द रिसर्च इज सेड टू पॉसेस। तो उस तरह की रिसर्च को हम क्या कहेंगे? उस रिसर्च में क्या है, वो रिसर्च क्या पजेस करती है? उसमें इंटरनल वैलिडिटी है, उसमें कंकरेंट वैलिडिटी है, एक्सटर्नल वैलिडिटी है, या फिर प्रेडिक्टिव वैलिडिटी है। तो देखिए क्या हो रहा है, इंटरनल वैलिडिटी, कंकरेंट, एक्सटर्नल एंड प्रेडिक्टिव। तो देखो फाइंडिंग्स जो है किसी भी एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की, वो सामान्यीकृत हो रही हैं उसकी टारगेट पॉपुलेशन के लिए। ठीक है, तो ऐसी रिसर्च को हम क्या कहेंगे? तो ऐसी रिसर्च को ना ही तो हम इसका इंटरनल वैलिडिटी नहीं कहेंगे, कंकरेंट भी नहीं है, ना ही एक्सटर्नल है। यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर जाएगा दैट गोज विद ऑप्शन नंबर डी, दैट इज प्रेडिक्टिव। ठीक है, यहाँ हम अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ करेक्ट हो जाएगा। तो जब एक प्रायोगिक अनुसंधान के निष्कर्षों को लक्षित आबादी के लिए सामान्यीकृत किया जाता है तो शोध के अधिकार को क्या कहा जाएगा? आंतरिक वैधता, समवर्ती वैधता, बाहरी वैधता, या भविष्य कहने वाला वैधता, यानी वही भविष्यवाणी करने वाला। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, द स्टेटस को ऑफ अ सिचुएशन इन रिसर्च कैन बी स्टडीड थ्रू। जो स्टेटस को क्वेश्चन यहाँ पर बोल सकते हैं हम। तो ये जो स्टेटस को होगा सिचुएशन का रिसर्च में, उसको कैसे स्टडी करेंगे आप? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के थ्रू, सर्वे रिसर्च के थ्रू, हिस्टोरिकल, या फिर फिनोमिनोलॉजिकल। ठीक है, तो ये वाली बात आपको यहाँ पर देखनी है कि जो स्टेटस को है सिचुएशन का रिसर्च में, उसको स्टडी किया जाएगा किसके थ्रू? तो ये आपका स्टडी होगा किसी भी सिचुएशन को अगर आपको स्टडी करना है, तो सिचुएशन को स्टडी करने के लिए आपको क्या करना होगा? एक्सपेरिमेंट तो नहीं करेंगे, है ना। सिचुएशन मतलब मान लीजिए कि आपको पता लगाना है कि 4 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, एक पॉपुलेशन हम मान लेते हैं, ये 4 स्टूडेंट्स हैं, और इन 4 स्टूडेंट्स को आप एक सिचुएशन दे रहे हो। सिचुएशन है कि आपने इन सबको एक एक जो है वो प्लांट दे दिया। अब आपने बोला कि इस प्लांट का आपको यूज़ करना है। अब आप देखेंगे कि ये प्लांट आपका हो गया, इसको आप उसके साथ क्या करना है ये आपको डिसाइड करता है। अब आप इन चारों बच्चों को जब ऑब्जर्व करोगे, वो आप देखोगे किसी ने तो इस प्लांट को ऐसे फेंक दिया होगा, अरे किसी काम का नहीं है। किसी ने इस प्लांट को किसी एनिमल को खिला दिया होगा कि उसको भूख लग रही है, उसको खिला देना चाहिए। किसी ने इस प्लांट को प्लांट किया होगा कि हम इसको लगा देते हैं, ये पेड़ बनेगा, इससे और प्लांट्स बनेंगे। तो इस तरह से आपने रिसर्च मतलब क्या करा, स्टडी किया कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो जब आप किसी भी एक सिचुएशन की क्वेश्चन स्टेटस को जानना चाहते हैं रिसर्च में, तो उसके लिए आपको करना पड़ता है सर्वे। क्या करना पड़ता है? सर्वे। क्योंकि हिस्टोरिकल, एक्सपेरिमेंटल, ये तो हम बार बार पढ़ चुके हैं कि इनमें हमें एक्सपेरिमेंटल में हम कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे, और हिस्टोरिकल में तो आपकी जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं उन्हीं के बारे में बात होगी। तो अगर हमें किसी भी सिचुएशन का स्टेटस पता लगाना है तो वो आपका सर्वे रिसर्च के अंतर्गत आएगा। वन मोर थिंग, आपका यहाँ पर इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा वो लग रहा है,
यहाँ इस क्वेश्चन को हमें चेंज करना है, यहाँ पे प्रेडिक्टिव वैलिडिटी नहीं होगा। अब ध्यान से देखेंगे अगर, तो व्हेन द फाइंडिंग्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जब किसी भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की फाइंडिंग्स को हम टारगेट पॉपुलेशन से सामान्यीकृत करेंगे तो यहाँ कोई भविष्यवाणी नहीं होगी, बल्कि यहाँ पर इसको हम एक्सटर्नल वैलिडिटी कहेंगे, क्योंकि ये इसकी बाहरी वैधता को जो है वो दर्शाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर करेक्ट होगा। सेम हिंदी में भी सेम यही है कि जब एक प्रायोगिक अनुसंधान के निष्कर्षों को लक्षित आबादी के लिए सामान्यीकृत किया जाएगा तो शोध के अधिकार को यहाँ पर बाहरी वैधता कहा जाएगा। क्लियर। शोध में किसी स्थिति की यथास्थिति का अध्ययन निम्न के माध्यम से किया जा सकता है। कैसे? तो सर्वेक्षण। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट एज अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन। अगर अब हम डिस्पर्जन की बात करें तो डिस्पर्जन के मेजर के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी? तो देखिए, क्वार्टाइल डेविएशन, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, सैम्पलिंग एरर। अब अगर आपने सारी वीडियोस हमारी बहुत ज़्यादा ध्यान से देखी होंगी तो आपने एक क्वेश्चन देखा होगा, वहाँ पर आपको डिस्पर्जन पर ही क्वेश्चन था और उसका आंसर जो था वो स्टैंडर्ड डेविएशन था। तो यहाँ से आप ये तो पता लगा सकते हो कि अगर हम बात करें डिस्पर्जन की तो यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन आपको देखने को मिलेगा, और जब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन देखने को मिलेगा, आपसे पूछा है नहीं वाला, तो इसलिए ये तो आपका ऑप्शन से हट जाएगा, बिल्कुल हटाएंगे। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि जब आप डिस्पर्जन प्रिज्म में जब आप डिस्पर्जन देखते हैं तो इनमें आप इनमें जो है वो रेंज भी होती है। ठीक है, तो रेंज भी आएगी, तो इसलिए जब रेंज भी आ रही है तो ये भी कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा। फिर आपका जब डेविएशन हो रहा है स्टैंडर्ड, तो आपका क्वार्टाइल भी डेविएशन होगा, ये भी कट हो जाएगा। यहाँ आपको क्या नहीं देखने को मिलेगा डिस्पर्जन में? सैम्पलिंग एरर नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर आप कोई सैंपल नहीं ले रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हिंदी में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा फैलाव के माप के रूप में गलत है? तो मेजर आप कैसे नहीं कर सकते, किस तरह से नहीं कर सकते हैं डिस्पर्जन का? देखिए, चतुर्थक विचलन बिल्कुल करते हैं आप, रेंज भी करते हैं, मानक विचलन भी होता है, लेकिन नमूनाकरण त्रुटि जो है वो आपका मेजर ऑफ डिस्पर्जन में नहीं देखी जाती यहाँ, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल इज कंट्रोल्ड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब यहाँ पर आपको ये वेरिएबल्स दिए हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मॉडरेट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और एक्सट्रेनियस वेरिएबल। मैं इसको यहीं ले लेती हूँ, क्वेश्चन दिखेगा तो ज़्यादा अच्छा लगता है। एक्सट्रेनियस वेरिएबल। ठीक है, तो ये आपके 4 ऑप्शंस हैं। आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा वेरिएबल जो होगा वो नियंत्रित एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में यूज़ होगा। ठीक है, तो देखेंगे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की अगर बात करें तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा वो कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो है वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भैया वो इंडिपेंडेंट है, तो वो नियंत्रित, तो हम नियंत्रण उसका नहीं कर सकते। जो इंसान अपने मन से कोई काम कर रहा है तो वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं करेगा। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट होने की वजह से गलत हो जाएगा। दूसरा, मॉडरेट, हम बात कर रहे हैं किसी भी चीज़ को अगर आप बताइए कि कंट्रोल रखना है, ठीक है, कंट्रोल में कोई चीज़ रखनी है तो वो क्या होगा? वो मॉडरेट तो नहीं होगा ना, तो यहाँ पर मॉडरेट वाली बात भी नहीं आएगी। फिर कंट्रोल रखा जा रहा है, डिपेंडेंट भी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? एक्सट्रेनियस वेरिएबल होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर डी था, एक्सट्रेनियस वेरिएबल। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब अगला देखेंगे, प्रायोगिक अनुसंधान में निम्नलिखित में से कौन सा चर नियंत्रित होता है? तो नियंत्रित चर की बात हो रही है, तो कौन सा चर नियंत्रित होगा? नियंत्रित, तो नियंत्रण आप किसका कर सकते हैं? जो स्वतंत्र होगा बिल्कुल नहीं, जो बीच में होगा उसका भी नियंत्रण नहीं कर सकते आप। आश्रित, जो किसी पर डिपेंडेंट ऑलरेडी नहीं, बल्कि किसका करेंगे? बाहरी चर का करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वन ऑफ द टूल्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर इन डेप्थ डेटा कलेक्शन इज। आप देखेंगे यहाँ पर हमें एक तो टेस्ट दिया है, दूसरा इंटरव्यू दिया है, तीसरा रेटिंग स्केल दिया है और चौथा ऑब्जर्वेशन दिया है। तो ये 4 टूल्स हमको दिए गए हैं और हमसे पूछा है कि इन चारों में से कौन सा टूल का जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे अगर हमको डेप्थ में डेटा कलेक्शन जो है वो देखना है। तो डेटा कलेक्शन के लिए आप किस टूल का यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं?
तो ना ही तो यहाँ पर आप टेस्ट लेंगे क्योंकि इन डेप्थ की बात हो रही है, ना ही आप यहाँ पर रेटिंग स्केल करेंगे, ना ही आप ऑब्जर्व करेंगे, बल्कि आप यहाँ क्या करेंगे, इंटरव्यू करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब यहाँ देखेंगे कि अगर आपको गहन डेटा संग्रह के लिए उपयोग किया जा सकने वाले उपकरणों में से एक है, तो गहन डेटा संग्रह आप कैसे किसी के बारे में गहनता से किसी चीज़ का पता लगा सकते हो, ठीक है। तो गहनता से अगर आपको किसी चीज़ का पता लगाना है, उसको आप ऑब्जर्व करके तो नहीं लगा सकते। आप देखिए उसका टेस्ट लेंगे, मान लीजिए हो सकता है कि उसमें नॉलेज हो, जो भी टेस्ट आप ले रहे हो उसकी उसको नॉलेज हो, उसने अभी रिसेंटली उस चीज़ को रटा हो, तो टेस्ट तो बनावटी भी हो सकता है। तो टेस्ट के माध्यम से आप जो है वो उसका डेटा संग्रह गहनता से नहीं कर सकते, रेटिंग स्केल के थ्रू भी नहीं कर सकते, और उसको आप ऑब्जर्व भी करोगे तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, कितना ऑब्जर्व कर रहे हो, कैसे ऑब्जर्व कर रहे हो, इसका भी कोई पता नहीं। लेकिन इंटरव्यू के थ्रू आप जो है उसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो निकाल सकते हो, क्योंकि वो खुद बताएगा ना कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। ऑब्जर्व जब आप कर रहे हो तो वो नहीं कह रहा कि मैं ऐसा हूँ, आप देख रहे हो कि वो कैसा है, ठीक है। लेकिन इंटरव्यू में वो खुद बताएगा कि मैं ऐसा हूँ, मैं मेरे साथ ये हुआ, मैंने ये करा, मैंने वो करा, मैं इस चीज़ में जो है परफेक्ट हूँ, यहाँ ये मेरी वीकनेस है, ये मेरी स्ट्रेंथ है एंड ऑल। तो अगर हम बात करें गहन डेटा संग्रह के लिए उपयोग किए जा सकने वाले उपकरण में से एक कौन सा है, तो ये है आपका साक्षात्कार। क्वेश्चन नंबर 7, डिडक्टिव रीजनिंग हेल्प्स है। तो डिडक्टिव रीजनिंग देखिए, एक तो आपकी इंडक्टिव रीजनिंग होती है और एक आपकी डिडक्टिव रीजनिंग होती है। तो ये आपकी दो तरह की रीजनिंग होती है। अगर हम टीचिंग मेथड्स की बात करें, वहाँ पर भी आपके दो टीचिंग मेथड्स होते हैं, इंडक्टिव और डिडक्टिव। इंडक्टिव जो होता है ये इसी को आप ई से ही याद रखेंगे। जब आप इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो ये होगा इंडक्टिव, तो ई आ रहा है, तो ई से आप याद रखोगे एग्जाम्पल। क्या याद रखोगे, एग्जाम्पल। तो जब आप एग्जाम्पल से कंसेप्ट की ओर जाते हैं, जब आप पहले एग्जाम्पल देते हैं और फिर आप कंसेप्ट समझाते हैं, तो उस तरह की टीचिंग को हम इंडक्टिव टीचिंग कहेंगे। सेम थिंग हैपन्स विद रीजनिंग ऑल्सो। ये तो वर्ड अलग चेंज होता रहता है कि जब आप एग्जाम्पल के बाद कंसेप्ट पर पहुँचेंगे तो उस तर्क को आप इंडक्टिव कहेंगे। लेकिन जब हम डिडक्टिव की बात करते हैं तो इसमें पहले आप क्या देखते हैं, पहले देखते हैं कंसेप्ट। अब इसको ऐसे याद रख लो, क्योंकि डी है तो डी से पहले क्या आएगा, सी आएगा। तो पहले कंसेप्ट देखेंगे और कंसेप्ट देखने के बाद जो है वो आप इसका एग्जाम्पल देंगे। मतलब पहले तो आप बता देंगे कि मैटर होता क्या है। पहले आपने बोल दिया कि मैटर इज एनीथिंग विच possesses mass, which occupies space and the presence of which can be realized via 5 senses। तो ये आपने पहले एक डेफिनेशन दी। अब इस डेफिनेशन देने के बाद आप बता रहे हो कि ये जो चौक आप मेरे हाथ में देख रहे हो, इसको अगर मैं टेबल पे रखूँ तो इसने इतनी जगह ऑक्यूपाई की, इसका कोई वेट भी होगा, इसकी चौक यहाँ रखी है हम फील कर रहे हैं, तो ये मैटर है। हमारे आसपास हवा चल रही है, वो हमें दिखाई नहीं दे रही, लेकिन हम फील कर रहे हैं, हमें ठंडी लग रही है, गर्मी लग रही है, तो हम कह सकते हैं हाँ हवा चल रही है, तो उसको हम फील कर रहे हैं, तो वो मैटर है। ये बुक रखी हुई है, ये मैटर है। तो अब हमने एग्जाम्पल दिया, तो ये आपकी डिडक्टिव रीजनिंग होती है। तो यहाँ पर हमसे बोला है कि जो डिडक्टिव रीजनिंग है वो किस में मदद करेगी, वो सैंपल को सिलेक्ट करने में मदद करेगी, वो हाइपोथेसिस जनरेशन में मदद करेगी, वो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में मदद करेगी, या नन ऑफ दी अब। तो जब मैंने आपको डिडक्टिव बता ही दिया कि डिडक्टिव क्या है, पहले आप कंसेप्ट बताओगे और उसके बाद आप उसको समझाओगे, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू। तो सैंपल कलेक्शन में आप सबसे पहले कंसेप्ट बता देंगे नहीं, तो सैंपल कलेक्शन सिलेक्शन की तो यहाँ पर बात ही नहीं होगी, क्योंकि सैंपल सिलेक्शन तो आपका अलग अलग तरीके से हो सकता है, आप रैंडम भी उठा रहे हैं, तो वहाँ कंसेप्ट का तो कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, आप किसी समस्या का जो है पता लगा रहे हैं, तो उसके लिए पहले आप कंसेप्ट बताएंगे, मतलब देखेंगे नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। और ऐसा तो है नहीं, ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। हमारा करेक्ट जो है वो हाइपोथेसिस जनरेशन जाएगा, यानी कि जब आप कोई हाइपोथेसिस बना रहे होते हैं तो पहले आप उसका कंसेप्ट बनाते हैं और कंसेप्ट उसका विकसित करते हैं, और फिर उसको कैसे समझाना है वो आप एग्जाम्पल के थ्रू जो है वो समझाएंगे। तो निगमनात्मक तर्क मदद करता है किसमें, तो निगमनात्मक तर्क जो है वो मदद करेगा आपका परिकल्पना पीढ़ी में। किस पे, परिकल्पना पीढ़ी। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट इंटरनल वैलिडिटी ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। अब कोई भी एक एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है और उस एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की आपको इंटरनल वैलिडिटी को अफेक्ट ना करने वाला फैक्टर इनमें से बताना है। यहाँ फैक्टर्स आपको दिए हैं, एक तो स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन,
मैचुरेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, प्री टेस्टिंग और नॉइज ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट। तो कौन सा जो है वो उसकी इंटरनल वैलिडिटी, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की इंटरनल वैलिडिटी को यहाँ अफेक्ट नहीं करेगा। देखो, नॉइज़ ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, अगर एक्सपेरिमेंट करते समय बहुत ज़्यादा शोर शराबा होगा तो यहाँ पर क्या होगा, कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगा। जब कंसंट्रेशन नहीं होगा तो कुछ का कुछ होगा, ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। हमें कितना ml डालना है और कितना ml डालना है, क्योंकि बातों में सब व्यस्त हैं, शोर मस्ती कर रहे हैं या फिर नॉइज़ कर रहे हैं, तो कंसंट्रेशन नहीं होगा। उस वजह से कहीं ना कहीं जो है उसके अमाउंट में और अमाउंट वगैरह में जो है वो चेंज आएगा, प्रोसीजर में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, जिस वजह से एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट जो है वो गलत आएगा। ठीक है। दूसरा है प्री टेस्टिंग। आप सबसे पहले अगर टेस्ट कर रहे हो किसी भी चीज़ को तो आप ये नहीं कह सकते वो सही हो, मतलब वो सही होगा। पहले ही अगर पहला टेस्ट आप कर रहे होते हैं, प्री टेस्टिंग कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर होती है। तो इसलिए इसको भी हम इतनी कह सकते हैं कि ये अफेक्ट नहीं करेगा, भैया ये भी अफेक्ट करेगा। ठीक है। स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन, तो रिग्रेशन में तो बिल्कुल इफेक्ट डालता है वो, लेकिन ये जो मैचुरेशन है सब्जेक्ट्स का, तो सब्जेक्ट्स का मैचुरेशन यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता, इसीलिए यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रायोगिक डिजाइन की आंतरिक वैधता को प्रभावित नहीं करेगा? तो सांख्यिकी प्रतिगमन बिल्कुल करेगा, पूर्व परीक्षण करेगा, प्रयोग के दौरान शोध भी करेगा, लेकिन विषयों की परिपक्वता जो है वो नहीं करेगी। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ज़्यादा लेंथी है। अ रिसर्चर कंपेयर द मीन IQ स्कोर ऑफ रैंडमली सिलेक्टेड गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल स्टूडेंट्स। यानी एक रिसर्चर है, उसने क्या किया, तुलना किसमें की, उन्होंने IQ स्कोर में तुलना की। ठीक है, जो उन्होंने रैंडमली सिलेक्ट किए थे प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स को। ठीक है, उनके बच्चों में यहाँ पे तुलना कर रहे हैं वो। एंड अराइव्ड एट कंक्लूजन, और एक कंक्लूजन पे पहुँचते हैं कि जो प्राइवेट स्कूल का करिकुलम है उसका जो है वो सिग्निफिकेंट पॉजिटिव इफेक्ट है स्टूडेंट्स की इंटेलिजेंस पे, अगर हम बात करें गवर्नमेंट स्कूल की तो उनके कंपैरिजन में। तो इस तरह की स्टडी को आप क्या कहेंगे, जहाँ आप क्या कर रहे हो, जहाँ आप एक सर्वे के माध्यम से क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं कि विच वन इज़ बेटर। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी रिसर्च को हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहेंगे। या फिर एक्स पोस्ट फैक्टो कहेंगे, या फिर हिस्टोरिकल रिसर्च कहेंगे, या फिर केस स्टडी कहेंगे। तो ऐसी रिसर्च को हम नाम देंगे क्या, तो ऐसी रिसर्च कहलाएगी आपकी एक्स पोस्ट फैक्टो। क्या कहलाएगी, एक्स पोस्ट फैक्टो। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक शोधकर्ता ने यादृच्छिक रूप से चुने गए सरकारी और निजी स्कूल में छात्रों के औसत IQ स्कोर की तुलना की और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सरकारी स्कूल की तुलना में निजी स्कूल के पाठ्यक्रम का छात्रों की बुद्धि पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इस अध्ययन को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है, तो ना ही तो इसको प्रायोगिक कहा जाएगा, ना ही इसको ऐतिहासिक कहा जाएगा, कि ना ही इसको केस स्टडी कहा जाएगा, इसको कार्योत्तर कहा जाएगा, क्योंकि कार्य करके पता चल रहा है कि क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि आपको क्या करना है, प्रॉपर ऑर्डर में रीअरेंज करना है इन एक्टिविटीज़ को, और ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये टेस्ट के स्टैंडर्डाइजेशन से जो है वो रिलेटेड है। तो अगर हम टेस्ट के स्टैंडर्डाइजेशन की बात करें तो यहाँ सबसे पहले क्या आएगा, क्या आप प्रिपरेशन करेंगे टेस्ट आइटम की, प्लान करेंगे, असेसमेंट करेंगे या ट्राई आउट करेंगे टेस्ट को? तो देखो, सबसे पहली बात कुछ नहीं, आपको इन लास्ट वाले वर्ड्स को नहीं देखना, आपको फर्स्ट वर्ड्स को देखना है। तो आप कोई भी काम करने जा रहे हो तो आप सबसे पहले उसकी प्रिपरेशन करने से पहले आप उसका प्लान करेंगे ना, कि कैसे कैसे हमें क्या करना है, तभी तो प्रिपरेशन करेंगे, है ना। पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप क्या बना रहे हो, आप छोले बनाएंगे, आप पनीर बनाएंगे, आप रायता बनाएंगे, क्या बनाएंगे। जब आप ये प्लान बना लोगे उसके बाद ही तो आप उसमें यूज़ होने वाली चीज़ें लेके आएंगे। तो सबसे पहले आप प्लानिंग करेंगे कि आपको बनाने हैं छोले। अब आप जब छोले बनाने की प्लानिंग आपने कर ली तो अब आप उसकी प्रिपरेशन करेंगे और वहाँ पर लेकर आएंगे आप छोले, टमाटर और जो भी कुछ आपको डालना है। ठीक है, फिर आप प्रिपरेशन करेंगे। तो पहले नंबर पे प्लानिंग करेंगे, दूसरे नंबर पे आप प्रिपरेशन करेंगे। जब प्लानिंग और प्रिपरेशन दोनों हो जाएंगी, अब आप देखेंगे कि जो छोले
आपने प्रिपरेशन करने के बाद मान लीजिए छोले आपने बना भी लिए, तो अब आप ये देखोगे कि ट्राई आउट की कुछ रह तो नहीं गया। होता है ना कि आपने प्लानिंग तो कर ली छोले बनाने, इसके बाद आपने छोले की चीज़ें भी रख ली, अब आप देखोगे कुछ रह तो नहीं गया। ठीक है, जब आपने देख लिया कि कुछ रह तो नहीं गया, उसके बाद जब आपका सारा काम हो गया, अब आप असेसमेंट करोगे कि छोले अच्छे बने हैं या नहीं बने, सही बने हैं या नहीं बने। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर जो कोड जाएगा वो जाएगा आपका BCD और C, यानी कि BA और DC। और ये आपको कहाँ दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है BADC ऑप्शन नंबर A में। क्लियर। हिंदी में भी सेम है कि परीक्षा मानकीकरण से संबंधित निम्नलिखित गतिविधियों को उचित क्रम में आपको पुनर्व्यवस्थित करना है। तो परीक्षण वस्तुओं की तैयारी, तो सबसे पहले आप योजना बनाएंगे, योजना बनाने के बाद आप तैयारी करेंगे, तैयारी करने के बाद आप परीक्षण की कोशिश करेंगे, और कोशिश करने के बाद अब आप उसकी विश्वसनीयता और वैधता का आकलन करेंगे। तो ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। और गाइस मेरे को ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 में भी गड़बड़ हुई है। और वो ये है कि यहाँ पर आपसे बोला था कि इनमें से कौन सा फैक्टर जो है वो अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो कौन सा फैक्टर अफेक्ट नहीं करेगा एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की इंटरनल वैलिडिटी को। तो यहाँ नॉइज ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट ये नहीं करेगा, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है। बाकी एक बार ही आपने मेरे को बताइएगा देख के कि ये ज़्यादा बेटर है या ये ज़्यादा बेटर है। बट अगर मैं बात करूँ, मैं ध्यान से अगर इस क्वेश्चन को देखें तो मेरे अकॉर्डिंग ये कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही साइंटिफिक नहीं है। शोर तो जब आप कोई भी काम करोगे तो होगा ही। तो हम इसको एज क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड की बात नहीं है, रिसर्च एप्टीट्यूड की बात हो रही है, तो हम इस नॉइज वर्ड को जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं मानेंगे। इसीलिए हम इसी ऑप्शन नंबर D को ही सही मानेंगे। बाकी आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मिलेंगे हम अपनी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे। बाकी आपको क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि क्या ज़्यादा बेस्ट है।